मेरा नाम प्रीति है। मेरे पति की मौत हो चुकी थी। मैं जिस गांव में रहती थी वहां की एक औरत आकर मुझे बहुत तंग करती थी और कहती थी कि तेरा पति लोगों के घरों में चोरी करता है। मैं उसे पागल समझकर भगा दिया करती थी। लेकिन एक दिन मैं बहुत परेशान हो गई थी जब गांव के बहुत सारे लोग यही कहते कि हमारे घर में चोरी हो रही है और चोर तुम्हारा पति है। उनका कहना था कि उनके घरों में रात को कोई चोर आता है। जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो भाग जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति होता है। एक दिन जब मैं अंधेरे में गांव की एक औरत के घर में छुप गई तो जब चोर आया और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा तो उसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। घर में अर्थी रखी हुई थी और चारों तरफ से रोने की आवाजें आ रही थीं। सब औरतें यही कह रही थी कि ये बेचारी अब क्या करेगी, किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करेगी। ये तो घर का किराया भी नहीं दे सकती और पूरे घर की जिम्मेदारी उठाना इस महंगाई भरी जिंदगी में इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरी जेठानी कहने लगी, ये अकेली नहीं है, मैं हमेशा इसके साथ हूँ और हमेशा अपनी देवरानी के साथ ही रहूंगी, कभी इसे अकेला नहीं होने दूंगी। ये मेरी देवरानी है, मैं कभी इसको और इसके बच्चों को लवारिस नहीं होने दूंगी। मेरे 2 बेटे थे, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। काफी दिनों से उनका इलाज चल रहा था लेकिन फिर भी वो बच नहीं सके। अपने पति के मरने के बाद से ही मैं अपने बच्चों को पाल रही थी। पहले मेरा पति शहर में नौकरी करता था और मैं भी अपने बच्चों के साथ शहर में ही रहती थी। 1 साल पहले जब मेरी सास की मौत हुई थी तो हम लोग यहाँ पर वापस आ गए थे। उसके बाद मेरे पति ने कहा कि हम यहीं पर ही रहेंगे। मेरे पति 2 भाई थे, उनके बड़े भैया और भाभी भी इसी घर में रहते थे। ये मेरी सास का किराए का मकान था। हम लोग शहर में रहते थे तो हमें वहाँ के घर का भी किराया देना बड़ा भारी पड़ता था। मेरे पति ने कहा कि ये गांव है, गांव के मकान का किराया शहर के मकान के किराए से कम होता है। और फिर यहाँ पर मेरे जेठ भी रहते थे। दोनों भाई आधा आधा मिलकर किराया देते तो दोनों को ज्यादा भारी नहीं पड़ता। यही सोचते हुए उन्होंने हमें यहीं रहने के लिए कहा। और मेरे पति शहर में जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो रात को काम से निपटने के बाद वहीं पर रुक जाया करते थे। 1 हफ्ते में उनकी 2 दिन की छुट्टी होती थी तो उन 2 दिनों की छुट्टी में वो गांव हम लोगों से मिलने के लिए आ जाते थे। हम लोग शहर में रहते थे तो मेरे बच्चे भी स्कूल जाते थे। लेकिन जब से हम गांव में आए थे हमें बहुत परेशानी होने लगी थी। यहाँ आने के बाद हमें कुछ फायदा हुआ था तो बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ा था। और फिर मेरे पति की तबीयत खराब हो गई तो जितने जुड़े हुए पैसे थे वो सब मेरे पति के इलाज पर लग गए थे। फिर भी मेरे पति नहीं बच सके थे। वो दिन मेरे और मेरे बच्चों के लिए बहुत परेशानी भरा दिन था। हमारा अकेला सहारा हमसे छिन गया था, मगर शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। पति के मरने के बाद अब घर का खर्च कौन उठाता। मेरे बच्चे तो छोटे छोटे थे, अभी कमाने लायक भी नहीं थे और ये हमारा घर भी किराए का ही था। लेकिन यहाँ मुझे ये सुकून था कि मेरे जेठ और जेठानी हमारे साथ थे, क्योंकि ये लोग मेरे अपने थे और अपनों का साथ होना भी एक खुशनसीबी की बात है। आजकल के इस जमाने में अपने कहाँ किसी का इतना साथ देते हैं। लेकिन मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी। उसने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी जेठानी के कहने पर मैं इन लोगों के साथ इसी घर में रह रही थी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तो यहाँ पर घर किराए का था। लेकिन पहले जब मेरे पति जिंदा थे तो मेरे जेठ और मेरे पति दोनों भाई मिलकर आधा आधा किराया दे रहे थे। अब मुझे ये टेंशन हो रही थी कि अब मैं अपने पति के हिस्से का किराया कहाँ से लाकर दूंगी, क्योंकि मैं तो कोई काम भी नहीं करती हूँ और ना ही मेरा कोई बच्चा कमाने लायक है। मेरे पास जुड़े हुए पैसे भी नहीं थे। मैं कहीं और अपने बच्चों को ले जाकर अकेली भी तो नहीं रह सकती थी, और जहाँ भी रहती वहाँ पर मुझे पैसों की ज़रूरत तो पड़नी ही थी। मेरे पास एक बेटा था और एक बेटी। मेरे बच्चे अगर बड़े होते तो शायद कोई नौकरी कर लेते, लेकिन इन छोटे बच्चों के होते हुए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। मेरी खुशी की खातिर उन्होंने बहुत कुछ किया था। एक मर्द को इंसाफ करने वाला होना चाहिए ताकि वो अपनी पत्नी, माँ और बहन को इंसाफ दिला सके और एक समझदार होने का सबूत दिखा सके। मेरे पति भी इंसाफ करने वाले ही इंसान थे। उन्होंने कभी मेरा हक नहीं मारा था और न ही अपनी माँ का। वो 1 महीना मेरे साथ शहर में रहते तो पूरा 1 महीना अपनी माँ के साथ यहाँ गांव में रहने के लिए आते थे। वो अपनी कमाई का आधा खर्च मुझे देते तो आधा खर्च गांव में अपनी माँ को देने आते थे।
मेरे पति ने कभी अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ भेदभाव नहीं किया था। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश रहती थी, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे पति इतनी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इस बात का आइडिया मुझे नहीं था, मगर क्या किया जा सकता था। किस्मत के आगे किसकी चलती है। किस्मत के लिखे हुए के आगे तो बड़े बड़े हार जाया करते हैं। जो भी हुआ, फिलहाल मैंने अपने पति की मौत पर सब्र कर लिया था और अपने बच्चों के साथ जैसे तैसे जिंदगी गुजार रही थी। मेरे जेठ का कहना था कि तुम्हें घर का किराया देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही अरेंज कर लूँगा। और मेरे जेठ ने यहाँ तक कह दिया था कि तुम चाहो तो अपने बच्चों का एडमिशन गांव के सरकारी स्कूल में करवा सकती हो। मुझे अपने जेठ की ये बात सही लगी थी। मैंने अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया था। अब मेरे बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई थी। जब हम लोग शहर में रहते थे तो मेरे पति के हिस्से में मेरे जेठ और जेठानी रहते थे। पूरा घर वही इस्तेमाल किया करते थे, जबकि मेरी सास तो छोटे से एक कमरे में रहती थी। लेकिन जब से हम यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमारा हिस्सा हमें दे दिया था। हम लोग अपने हिस्से में रह रहे थे और मेरे जेठ जेठानी अपने हिस्से में रहते थे। और मेरे पति के मरने के बाद मेरे जेठ हमारे हिस्से के और अपने हिस्से के किराए के पैसे मकान मालिक को खुद ही देने लगे थे। मेरे जेठ जेठानी बहुत ही अच्छे थे और बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखते थे। मैं यही सोचती थी कि मेरे पति ने यहाँ पर रहने का एक अच्छा फैसला किया था और मुझे अफसोस इस बात का था कि अगर हम यहाँ पर पहले आ जाते तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाती। हम अपने अपनों से दूर शहर में रह रहे थे, जबकि यहाँ हमें शहर के लोगों से ज़्यादा मोहब्बत मिल रही थी। अगर हम लोग अपने जेठ जेठानी के साथ रहते तो ये 9 साल भी बहुत अच्छे से गुजरते, क्योंकि इन लोगों में बहुत अपनापन था। अभी हमें यहाँ पर आए हुए 1 साल होने वाला था। मेरी एक नंद थी, वो भी उसी गांव में रहती थी जहाँ की मेरी ससुराल थी। मेरी नंद की शादी गांव के ही सरपंच के बेटे के साथ हुई थी। वो अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती थी, क्योंकि उसके ससुराल वाले अमीर थे। उसे अपनी ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो भी कभी कभी हमारे घर पर आ जाया करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर मुझे हमेशा अपने पति की याद सताती रहती थी। इतने लोगों में भी मुझे अपने पति की कमी का एहसास होता था। वो हमेशा ही मुझे याद आते थे। कभी 1 मिनट के लिए भी मैं उनको भूल नहीं पाई थी। और ये भी सच था कि मैं उन्हें भूलना नहीं चाहती थी। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थे, बल्कि मेरी सारी जिंदगी ही थे। यहाँ मेरे जेठ और जेठानी मुझे बहुत प्यार देते थे। इन लोगों के बीच होते हुए भी मुझे अपने पति की कमी का थोड़ा कम एहसास होने लगा था। मैं ये सोचकर सब्र कर लिया करती थी कि मैं अपने पति के अपनों के बीच ही तो रह रही हूँ। बस यही सब सोचकर मेरे दिल को एक सुकून सा मिलता था, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा सुकून का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस दुनिया से जाने वालों का जाना तभी तो इतनी ज़्यादा तकलीफ दे जाता है कि उनके जाने के बाद कभी हम उनकी एक झलक तक नहीं देख पाएंगे, उनकी आवाज़ तक नहीं सुन पाएंगे। वो लोग जिनको देखे बिना हम एक दिन भी नहीं गुजार सकते थे, उनके बगैर अब हमें पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। बस यही बात तो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। और इस समस्या का ना तो कोई हल है और ना ही कोई इलाज है। इलाज है तो सिर्फ सब्र करना, और सब्र करना भी तो कोई आसान काम नहीं होता। अपना दिल मारना पड़ता है, अपने दिल को किसी तरह से समझाना पड़ता है। अपने शरीर से जान निकलती हुई महसूस होती है, मगर फिर भी अपने कदमों पर खड़ा होना ही पड़ता है। जहाँ पर दिल जोर जोर से रोना चाहे, वहाँ भीड़ में भी मुस्कुराना पड़ता है। यही तो सब्र करना होता है, और सब्र करना इतना आसान नहीं होता। शायद इसीलिए भगवान ने सब्र का फल मीठा रखा है। मेरे पति को मरे हुए 1 महीना हो गया था। मैं कभी कभी अपने घर से बाहर अपने बच्चों को लेकर निकल जाती थी। मैंने लोगों के घरों में नौकरी करने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि मैं इस तरह से अपने जेठ और जेठानी के सहारे तो नहीं रह सकती थी। और कब तक मेरे जेठ जेठानी मेरा और मेरे बच्चों का बोझ उठाते। उन्होंने अब तक तो जो कुछ हमारे लिए किया था वही हमारे लिए बहुत था। मैं उन पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती तो अपना और अपने बच्चों का खर्च तो उठा ही लिया करूँगी। इसी बारे में मैंने अपनी जेठानी से बात की थी। उन्होंने मुझे नौकरी करने से साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। गांव में इन छोटी छोटी बातों पर बहुत ऐतराज़ होता है। अगर गांव में किसी को पता चल गया कि हम तुमसे नौकरी करवा रहे हैं तो लोग हम पर थू थू करेंगे। वो मुझे नौकरी करने की परमिशन नहीं दे रही थी।
उनका कहना था कि हमारे होते हुए तुम कहीं नौकरी नहीं करोगी, हम तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का सारा खर्च उठाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या इस घर में रहते हुए तुम्हें किसी चीज़ की कमी हो रही है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं खुद ही उन पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी, मगर उन्होंने कहा था कि तुम कभी नौकरी नहीं करोगी, वो गांव के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगी, गांव के लोग क्या कहेंगे कि हम अपने मरे हुए देवर की पत्नी और बच्चों को नहीं संभाल पाए। उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, मगर मैं भी गलत तो नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे किसी के एहसानों पे पले बढ़े और फिर मेरे बच्चों की सारी जिंदगी अपने ताऊ और ताई जी के एहसान मानते मानते गुजर जाए। मेरी बात सुनकर कुछ देर के लिए मेरी जेठानी खामोश हो गई थी और फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा तुम्हें लगता ही है तो फिर तुम नौकरी कर सकती हो, लेकिन अगर गांव का कोई भी इंसान हमें बुराई देगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैंने अपनी जेठानी को यकीन दिलाया था कि अगर कोई कुछ कहेगा तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद बन जाऊंगी। इसलिए मैंने गांव के एक अमीर परिवार में झाड़ू बर्तन करने की नौकरी शुरू कर दी। मेरे जेठ का भी यही कहना था कि अगर गांव का कोई भी इंसान हमें बुराई देगा तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद बनोगी, हम किसी को सवाल जवाब नहीं करेंगे। मैं नौकरी कर रही थी और अपने बच्चों के साथ आराम से रह रही थी, बस इतना सब हमारे लिए काफ़ी था। मेरी जेठानी हर काम में मेरी मदद किया करती थी। हम दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह रहते थे। उनके साथ रहने से मुझे बहुत हौसला मिलता था और सहारा भी मिलता था। उनके साथ रहते हुए मुझे कभी जिंदगी मुश्किल नहीं लगी थी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। मैं सुबह को नौकरी पर जाती और शाम को घर वापस आती। मेरे पीछे जेठानी ही मेरे बच्चों का ध्यान रखती थी। जो पैसे मुझे मिलते थे मैं उन पैसों में से अपने जेठ को घर के किराए के पैसे भी दे दिया करती थी, जबकि वो हर बार मुझे मना करते थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो भी तो गरीब इंसान थे। 3-4 महीनों से तो उन्होंने मुझसे पैसे तक नहीं लिए थे, लेकिन अब जब मैं ज़बरदस्ती उनको पैसे दे रही थी तो वो रख लिया करते थे। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। जिंदगी जो पहले अधूरी अधूरी सी लगने लगी थी, अब वो नॉर्मल रूटीन पर आ गई थी। मगर फिर एक दिन अचानक ही एक नया हंगामा मच गया था। गांव की एक औरत हमारे घर पर आई और खूब जोर जोर से शोर मचाने लगी। वो औरत इतना ज़्यादा हंगामा करने लगी कि मैं परेशान हो गई। उसका कहना था कि रात के अंधेरे में मेरा पति उसके घर चोरी करने के लिए आया था। मुझे लगा कि ये औरत कोई पागल है, इसलिए मैंने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में बिजी हो गई। और अगले दिन फिर ऐसा ही होने लगा। वो मेरे घर के दरवाजे पर खड़े होकर मुझसे लड़ना शुरू हो जाया करती और कहती कि रोज़ तुम्हारा पति हमारी छत से कूदकर घर में आ जाता है चोरी करने के लिए। जब भी हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो भाग निकलता है। मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ये औरत ऐसा क्यों कहती थी, जबकि मेरा पति तो मर चुका था। वो तो कुछ महीने पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, जबकि उनकी मौत इस गांव में ही लोगों के बीच हुई थी। तो फिर ये औरत ऐसा क्यों कहती थी? ये बात मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। मैंने अपनी जेठानी को ये सब बताया तो मेरी जेठानी कहने लगी कि इस औरत की आदत ही है गांव के लोगों से लड़ने की। ये औरत किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा करती रहती है। तुम इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, कोई बात नहीं है। ये बात इसने अपने पेट से बनाई है, बस इसे तो लड़ने का बहाना चाहिए। मगर ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो मेरे मरे हुए पति पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती थी? क्या वो सिर्फ इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसे लड़ाई का बहाना चाहिए था? ऐसा नहीं हो सकता था। मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। फिर मेरी जेठानी ने मुझे बताया, ये औरत पागल है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए ये इस तरीके की बातें करती है। मुझे उस औरत की बातों पर बहुत गुस्सा आता था, मगर फिर मैं उसे पागल समझकर भगा दिया करती थी। लेकिन फिर मैं परेशान हो गई थी। उस पागल औरत को तो जैसे तैसे मैं बर्दाश्त कर ही रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे गांव के 2-3 लोग अचानक से फिर यही सब बातें कहते हुए हमारे घर पर लड़ने के लिए आ गए। चलो माना कि वो औरत तो पागल थी, तो क्या ये सब लोग भी पागल हो गए थे जो मुझसे ये कहकर लड़ने आ जाया करते थे कि तुम्हारा पति चोर है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ये सब कुछ क्या हो रहा था। मेरी जेठानी भी इस बात से बहुत हैरान और परेशान रहने लगी थी कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कह रहे थे, जबकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। वो कैसे इतनी बड़ी बात कह सकते थे? कुछ दिन तक तो ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहा।
गांव के लोग मेरे घर आकर मुझे बातें सुना जाया करते थे। फिर मैंने एक दिन इस बात से पर्दा उठाने के लिए उसी औरत के घर जाने का फैसला किया और सोचा कि जब रात के अंधेरे में मेरा पति उनके घर चोरी करने के लिए आता है तो मैं भी जाकर देखूंगी कि आखिर ये सब कुछ सच है या फिर गलत। फिर मैंने ऐसा ही किया था। मैं रात को अपने घर से निकलकर उस औरत के घर चली गई थी जो मुझसे लड़ने के लिए आती थी। उसने कहा था कि छत से कूदकर मेरा पति उसके घर में आ जाता है और कोई ना कोई सामान चोरी करने की कोशिश करता। मैं उस औरत की छत पर जाकर बैठ गई थी और ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ पर तो मुझे उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं फौरन भागकर अपने घर पर आ गई थी। ये सारी बातें मुझे हैरान कर रही थी। बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे कुछ समझ आने लगा था, मगर इस टाइम मेरा खामोश रहना ही बेहतर था और मैंने ऐसा ही किया था। मेरी जेठानी भी मुझसे पूछ रही थी कि आखिर तुमने वहां जाकर क्या देखा, मगर मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया था। यही कहा था कि सब कुछ ठीक है। मैं अपनी जेठानी को कुछ बताना नहीं चाहती थी। मुझे सही टाइम आने का इंतज़ार था, इसलिए मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि खामोश रहने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इस बात को किसी को नहीं बताया था और बस खामोशी से इस बात को अपने अंदर ही छुपाकर रख लिया था। मेरी जेठानी ने कई बार मुझसे उस औरत के घर पर जो हो रहा था इस बारे में कई बार मुझसे पूछने की कोशिश की थी, मगर मैं हर बार उनसे यही कह दिया करती थी कि वहाँ पर कुछ नहीं था, वो औरत झूठ बोल रही थी। आप सही कहती हो कि ये औरत पागल है, ये औरत सचमुच की पागल है। इस बात का यकीन तो उनको भी था, क्योंकि वो मेरे पति पर इल्ज़ाम लगाया करती थी और मेरी जेठानी इस बात को अच्छे से जानती थी कि मेरा पति तो इस दुनिया से जा चुका है, तो फिर वो कैसे किसी के घर में चोरी कर सकता था। ये बात तो सरासर गलत थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और गांव के लोगों का आना जाना बंद नहीं हुआ था। लोग मुझे परेशान करने लगे थे। ये बात पूरे गांव में फैलती चली जा रही थी। लोगों को लगता था कि मेरा पति मरा नहीं है, बल्कि वो तो जिंदा है और चोर बनकर उनके घर पर चोरी करने के लिए आता है। गांव के लोग मुझे धमकाते और कहते कि तुम्हें इस गांव को छोड़कर जाना होगा। मेरी जेठानी ने उनको बहुत समझाया था, वरना तो शायद वो मेरा सामान भी उठाकर फेंक देते। मेरी जेठानी ने गांव के लोगों को समझाया था। गांव के लोगों का कहना था कि कब तक वो उनको रोक सकती थी। गांव वालों ने कहा कि एक दिन हम इस औरत को गांव से निकालकर ही दम लेंगे। समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और अब कुछ भी बर्दाश्त करना मेरे लिए बस में नहीं रहा था। एक तो मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने बच्चों को लेकर इस गांव को छोड़कर चली जाती हूँ, मगर मैं जाती भी तो कहाँ। मेरे पास तो कोई और ठिकाना भी नहीं था और ना ही कोई ऐसा दूसरा आइडिया था जो मुझे इस मुश्किल वक्त से निकाल सकता था। मेरी जिंदगी इतनी मुश्किलों से सेट हुई थी, अब मैं दोबारा से कहाँ जाकर रह सकती थी। मेरे पास तो रहने के लिए कोई दूसरा घर भी नहीं था। गांव में जब ये बात सब में पता चल गई कि मेरा पति चोर है और वो लोगों के घरों में रात के अंधेरे में चोरी करता है, ये बात उस परिवार को भी पता चल रही थी जहाँ पर मैं नौकरी किया करती थी। उन लोगों ने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया था। उनका कहना था कि कहीं ऐसा न हो कि ये भी अपने पति की तरह ही निकले और हमारे घर से कोई चीज़ चोरी करके गायब हो जाए। अब मेरी नौकरी भी मेरे हाथ से जा चुकी थी। बस यही सब सोचकर मैं खामोश हो जाया करती थी और कहीं भी जाने का अपना इरादा कैंसिल कर दिया करती थी। मगर इस गांव में रहना भी तो अब मेरे लिए आसान नहीं रहा था। हर औरत ही नफरत की नज़र मुझ पर डालती थी और मेरे पति के बारे में अजीब अजीब सी बातें करती थी। ये सब मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल से भी मुश्किल होता जा रहा था। फिर एक दिन मैंने कुछ सोचकर गांव के सारे लोगों को अपने घर के बाहर बुलाया था और उनकी बात सुनी थी और उनसे कहा था कि आज रात को आपको मेरी बात माननी होगी। इसके बाद आप लोग जैसा चाहोगे मैं वैसा ही कर लूँगी। पहले तो उन्होंने मेरी बात मानने से ही इनकार कर दिया था, मगर फिर मेरे ज़्यादा जिद करने पर उन लोगों ने मेरी बात को मान लिया था और मेरे कहने के मुताबिक चलने पर वो लोग मान गए थे और फिर सब लोग अपने अपने घर को वापस चले गए थे। आज रात का मुझे बहुत बेचैनी से इंतज़ार था, क्योंकि आज वो रात सबके सामने खुलने वाला था जिसने पिछले कई दिनों से मेरी ज़िंदगी को नरक बनाकर रख दिया था। और फिर वैसा ही हुआ था जैसा मैंने सोचा था। गांव के लोगों का कहना था कि मेरा पति रात के अंधेरे में उनकी छत से कूदकर उनके घर में जाता है और उनका सामान चोरी करने की कोशिश करता है, और जब वो लोग मेरे पति को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो उनसे छुड़ाकर भाग जाता है। और आज मैंने गांव की औरतों को कहा
कि जिनको लगता है कि उनके घर में चोर आता है, उस घर के लोग आज सारी रात जागेंगे और गांव के 2-3 लोग मेरे साथ उन्हीं की छत पर मौजूद रहेंगे। आप लोगों के मुताबिक जैसे ही मेरा पति चोरी करने के लिए छत पर कूदेगा तो तभी सब मिलकर उसको पकड़ लेंगे। सब लोग उनके सामने आ जाएंगे। अगर वो चोर मेरा मरा हुआ पति ही हुआ तो मैं खुद उनसे पूछूंगी। पहले तो सब लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया था, मगर बाद में कुछ सोच समझकर और कुछ लोग मेरे कहने पर मान गए थे और आज ऐसा ही किया था सब लोगों ने। छत पर सब लोग छुपकर बैठ गए थे। वहीं उनके साथ मैं भी मौजूद थी। हम लोग चोर के इंतजार में थे। तभी अचानक हमें किसी के छत पर आने की आहट महसूस हुई। गांव के सारे घर ज्यादातर एक मंजिल के ही होते थे, इसलिए कोई भी आसानी से दीवार कूदकर छत पर आ जाता था। इसी टाइम गांव के लोग जो छत पर मौजूद थे उन्होंने इस आदमी को पकड़ लिया था। ये आदमी जो भागने की कोशिश में था, सब लोगों को एक साथ देखकर घबरा गया था और भाग नहीं पाया था। सब लोगों ने उसको रस्सी से बांध दिया था, जिस वजह से वो भाग नहीं पाया था, वरना हर बार वो लोगों को चकमा देकर भाग जाता था। जब इस आदमी को पकड़ा गया और रोशनी में सबके सामने लाया गया तो सबके चेहरे पर हैरानी सी फैल गई थी। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। हैरत तो मुझे भी बहुत हो रही थी, मगर इन सब से थोड़ी कम थी। वहाँ पर मौजूद सारे मर्द और औरतें हैरत से मुंह खोले देख रहे थे। जब मेरी जेठानी भी वहाँ पर आ गई थी, उनको भी शोर से आज की सारी कार्रवाई की खबर मिल चुकी थी और सामने मौजूद इंसान को देखकर वो भी हैरान हो रही थी। बल्कि वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना पति था, मगर मेरा पति नहीं था, वो मेरा जेठ था। मेरे जेठ बिल्कुल मेरे पति के जैसे और उनके जैसा हुलिया बनाकर ही घर से निकला करता था और कुछ कुछ मेरे जेठ की शक्ल मेरे पति से भी मिलती थी। बस फर्क इतना था कि मेरे पति अपने बड़े भैया से छोटे थे तो उनके चेहरे पर ज्यादा झुर्रियां नहीं थी। मेरे जेठ के चेहरे पर ज्यादा झुर्रियां थी। वो कोई क्रीम लगा लिया करते थे जिससे उनकी झुर्रियां भी खत्म हो जाती थी। मेरे जेठ ज्यादातर धोती और कुर्ता ही पहना करते थे, जबकि मेरे पति शर्ट और जीन्स पहनते थे। मेरे पति के कपड़े अभी तक हमारे घर में मौजूद थे। इसका मतलब यही था कि मेरे जेठ मेरे पति के कपड़े निकाल कर पहन लिया करते थे और मेरे पति जैसा हुलिया बनाकर लोगों के घरों में चोर बनकर जाते थे। और यही बात थी कि जो इस पूरी कहानी में ठीक नहीं थी, जिस बात का फायदा उठाया गया था और मेरे मरे हुए पति को बदनाम कर दिया गया था। मगर अब जब सच सबके सामने आ गया था, गांव के लोग जो मेरे मरे हुए पति को ये कहकर बुरा भला कहते थे कि वो लोगों के घरों में चोरी करने के इरादे से घुस जाता है, या तो उनका भूत लोगों के घरों में चोरी करने जाता है, या फिर मेरा पति मरा ही नहीं, वो जिंदा है और चोरी करने के लिए ही उसने मरने का नाटक किया। वो सारे लोग अब मेरे सामने शर्मिंदा होकर सर झुकाए खड़े थे। मेरा पति एक ईमानदार और नेक इंसान था। उन्होंने आज तक ईमानदारी और मेहनत से ही कमाई की थी। कभी उन्होंने किसी के 1 रुपए का भी हक नहीं मारा था। फिर वो किसी के घर में चोरी कैसे कर सकते थे? और इस बात की सबसे बड़ी गवाह मैं खुद थी। मगर यहाँ पर मौजूद किसी ने भी मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं किया था। और जबकि जो इंसान इस दुनिया से जा चुका है वो दोबारा कभी वापस आ ही नहीं सकता। मगर गांव के अनपढ़ लोग किसी बात को भी समझने के लिए तैयार ही नहीं थे और इन लोगों की बेवकूफ़ी ने एक नेक और ईमानदार इंसान पर इल्ज़ाम लगा दिया था, जिसने जिंदा होकर भी कभी किसी के पैसे को नज़र तक उठाकर नहीं देखा था। वो मरने के बाद इन लोगों के घरों में चोरी करने क्यों आएंगे? ये तो सोचकर ही इंसान को हैरत होती है। मगर ये लोग ऐसा ही किया करते थे। मगर आज अपने ही किए पर ये लोग मेरे सामने शर्मिंदा खड़े हुए थे। वो तो एक अलग बात थी, मगर मेरे जेठ ने ऐसा क्यों किया था, ये बात गौर करने वाली थी। मेरे पति के बड़े भैया इस खेल में शामिल थे और इस बात का पता मुझे उसी दिन चल गया था जिस दिन मैं सच जानने के लिए उस औरत की छत पर छुप गई थी और अपने पति जैसे ही आदमी को मैंने वहां पर देखा था। वो लोगों की छत से सीढ़ियां उतरकर उनके घर में घुस जाते और उनका कीमती सामान चुराने की कोशिश करते थे। और ये आदमी मेरे पति के भाई के अलावा और कौन हो सकता था? इतना तो मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि उनके अलावा कोई ऐसा क्यों करेगा। और सबकी नज़र मेरे जेठ पर थी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। जब उन्होंने बताया कि इस सब के पीछे उनके लालच का कारण छुपा हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे एक सच के बारे में और बताया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। ये घर जिसमें हम लोग रह रहे थे ये किराए का घर नहीं था, बल्कि ये मेरे ससुर का अपना घर था, जिसके बारे में हमें सालों से यही पता था
कि मेरी सास और मेरे जेठ जेठानी इस घर में किराए पर रह रहे थे और हर महीने उसका किराया दिया करते थे। इसका मतलब ये था कि मेरे जेठ पिछले 1-1.5 साल से हमारे अपने ही घर का हमसे किराया वसूल कर रहे थे। ये बात तो बड़ी हैरान कर देने वाली थी। मेरे जेठ ने बताया कि मैं नहीं चाहता था कि इस घर से हिस्सा कभी तुम्हारे पति को मिले। इस पूरे घर को मैं अपना बनाना चाहता था। मैं इसमें से आधा हिस्सा तुम लोगों को नहीं देना चाहता था, मगर अपनी पत्नी के कहने पर उनको यहाँ पर हमें रोकना पड़ा था। मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी। उनको भी अपने पति के लालच के बारे में कुछ नहीं पता था। वो हमेशा मेरा साथ दिया करती थी। उन्होंने हमें यहाँ पर रहने के लिए रोक लिया था, जबकि मेरे जेठ को पहले दिन से ही हमारा यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहते थे कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन मेरे पति ने जब ये फैसला किया कि हम आधा आधा किराया दे दिया करेंगे, तब मेरे जेठ को कुछ सुकून मिला था, क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि कुछ पैसे तो फ्री में महीने में आ ही जाया करेंगे। मेरे जेठ को पता था कि मैं कभी अपने पति के मरने के बाद इस घर में फ्री में नहीं रहूंगी और उनको पैसे ज़रूर दूंगी। उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मुझे नौकरी करने से मना तो कर दिया था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करूं और उनको घर के किराए का पैसा दिया करूं। सबको यही पता था कि ये मकान किराए का है और हम इसका किराया दे रहे हैं, जबकि ये बात सिर्फ मेरी सास को पता थी कि ये मकान किराए का नहीं है। ये मकान मेरे ससुर का था, जिसमें आधा हिस्सा मेरे जेठ का हुआ तो आधा हिस्सा मेरे पति का है। मेरे जेठ नहीं चाहते थे कि वो मेरे पति का हिस्सा उनको दे। उनका कहना था कि मेरा इस घर पर ज्यादा हक है, जबकि मैं सालों से इस घर में रह रहा हूँ। लेकिन कानून के मुताबिक इस घर में जब मेरे ससुर के 2 बेटे थे तो 2 ही हिस्से बन रहे थे। मेरे जेठ अपनी पत्नी के हाथों मजबूर होकर इस घर में रहने की परमिशन दे रहे थे, वरना वो तो चाहते थे कि मैं इस घर से चली जाऊं। अगर मैं इस गांव और घर से चली जाऊंगी तब कभी भी मेरा ध्यान इस घर पर जाएगा ही नहीं और मुझसे ये बात भी हमेशा हमेशा के लिए छुपी रहेगी कि ये मकान किराए का नहीं बल्कि ये मकान मेरे ससुर का था। इसलिए मुझे यहाँ से निकालने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया था कि वो ऐसा करके मेरे मरे हुए पति की आत्मा बनने की एक्टिंग करेंगे, जिससे गांव के सारे लोगों को लगेगा कि मेरे मरे हुए पति की आत्मा उनको तंग कर रही है या फिर उनके घर चोरी करने के लिए जाती है, जिससे ये गांव के लोग मुझे तंग करेंगे और इस तरह तंग आकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उनकी ये बातें वहाँ पर मौजूद गांव का हर इंसान सुन रहा था और सबने ही उनको एक नफरत की नज़र से देखना शुरू कर दिया था। तभी अचानक मेरी जेठानी ने आगे बढ़कर मेरे जेठ को थप्पड़ मार दिया था, जिससे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और मेरे जेठ किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए वहाँ पर खड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने गलती की थी और अपनी गलती के गवाह थे। वहाँ पर मौजूद सारे लोग भी इस बात के गवाह थे। आज मुझे पता चला था कि मेरा पति क्यों अपने गांव और परिवार से दूर था। मैं जब भी उनसे कहती थी कि सब छोड़ छाड़ कर हम भी गांव में जाकर उनके साथ रहते हैं, तो वो मुझे हर बार मना कर दिया करते थे। जबकि मेरे पति ने भी कभी मुझे ये नहीं बताया था कि ये घर उनके अपने पिता का है। मेरे पति जब 15 साल के थे तभी से वो शहर में नौकरी किया करते थे और जब हम लोग यहाँ पर आए तो मैं अपने पति से कहती कि आपके परिवार वाले तो बहुत अच्छे हैं, हमारा कितना ख्याल करते हैं। और मेरी इस बात के जवाब में मेरे पति यही कहते थे कि मैं अपनी माँ के कहने पर यहाँ पर आया हूँ। अगर कभी मेरी माँ मुझे यहाँ नहीं बुलाती तो मैं यहाँ पर नहीं आता। मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके मरने के बाद मैं इस घर में रहूं, मगर अब मैं उनकी बात समझ गई थी कि वो ऐसा क्यों कहते थे। वो बिल्कुल ठीक कहते थे कि इंसान को अगर किसी के करीब रहना है तो उसे उससे थोड़ा दूर ही रहना पड़ता है, और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं बल्कि ये हकीकत थी। ऐसा ही होता है, कुछ टाइम के लिए सभी अच्छे बन जाते हैं, पता तो जब चलता है जब हम उनके साथ रहना शुरू कर दें या फिर उनके साथ टाइम गुजार लें। जैसे कि आज मुझे अपने जेठ की असलियत का पता चल चुका था। जिनको मैं इतने सालों से अच्छा समझ रही थी, उनके दिल में क्या था, वो कैसे थे और अपने दिल में क्या कुछ लेकर बैठे थे। इस बात का आइडिया मुझे आज हुआ था जब उन्होंने अपने ही मरे हुए भाई के नाम का इस्तेमाल किया था और एक घटिया चाल चली थी, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच की खातिर, सिर्फ एक हिस्से के लिए। वो इतना गिर सकते थे, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, मगर सच सबके सामने मौजूद था जिसे कोई भी नज़र नहीं चुरा सकता था। वहाँ पर मौजूद ही सारे लोग हैरान हो रहे थे कि कैसे कोई अपने भाई के साथ ऐसा खेल खेल सकता है। मेरी जेठानी ने सबको अपने अपने घर जाने को कहा था
और अगले ही दिन उन्होंने अपने पति से कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने घटिया इंसान निकलोगे। प्रीति जिस दिन से इस घर में आई है, मैंने उसको अपनी देवरानी नहीं बल्कि अपनी बहन समझा है, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है और ना ही भगवान ने मुझे कोई औलाद दी है। मैं समझती थी कि अगर प्रीति इस घर में रहेगी तो मुझे एक बहन मिल जाएगी और साथ साथ में प्रीति के बच्चों को अपनी औलाद समझती रहूंगी। मुझे कभी अपनी औलाद की कमी महसूस नहीं होगी। जेठानी ने अपने पति को बहुत बुरा भला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे शर्म आती है आप जैसे आदमी पर, जिसने अपने ही मरे हुए भाई का हिस्सा हड़पने के लिए इतना घिनौना नाटक किया। आपने अपनी पत्नी से भी इस बात को छुपाए रखा कि ये घर किराए का है। क्या आप अपने मरे हुए भाई के बच्चों और उसकी पत्नी को सहारा नहीं दे सकते थे? जमीन जायदाद का क्या है, भगवान हमें और भी ज्यादा देगा, लेकिन जब अपनों का भरोसा टूटता है तो कभी दिल नहीं करता कि बुरा करने वाले इंसान को दोबारा एक्सेप्ट किया जाए। मेरे जेठ अपनी पत्नी के सामने बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। उन्हें यही लगता था कि जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पति सिर्फ ये सब कुछ अपने भाई का हिस्सा हड़पने के लिए कर रहे हैं, तो वो अपने पति को गलत नहीं बल्कि बहुत अच्छा समझेंगी, क्योंकि हर औरत अपने पति का साथ देती है। लेकिन मेरी जेठानी ऐसी औरत नहीं थी। उनका कहना था कि मैं सिर्फ सच का साथ देने वालों में से हूँ, मैं किसी का हक मारने वालों में से नहीं। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी, मगर इस घर में अब मुझे नहीं रहना। जिन्होंने मेरे मरे हुए पति पर ऐसा इल्जाम लगाया हो, मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैंने जाने का पक्का इरादा कर लिया था। इस बारे में मैं अपनी जेठानी से बात करने के लिए चली गई थी। मैंने अपना फैसला उनको सुना दिया था और उनसे जाने की परमिशन मांगी थी, जिस पर मेरी जेठानी ने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरे अपने माता पिता तो इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुके थे। भाई बहन कोई नहीं था। मैंने अपनी जेठानी से कहा था कि दुनिया बहुत बड़ी है, मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी, भगवान जरूर मेरे लिए कोई न कोई रास्ता निकाल देगा। मेरी जेठानी मुझे जाने की परमिशन नहीं दे रही थी। मैंने उनसे कहा भी, भाभी मैं इस घर में नहीं रह सकती, इस घर में मेरे पति का कानूनी हिस्सा है, यह हिस्सा मैं भैया को देकर जा रही हूँ, मुझे इस घर से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मेरे पति के बारे में जो कुछ भी कहा गया था, इसके बाद मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। मैं अपनी जेठानी से इस बारे में बातें कर ही रही थी, तभी पीछे से मेरे जेठ आ गए और मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, प्रीति मुझे माफ कर दो, मेरी आंखों में लालच आ गया था, मुझे माफ कर दो। जो गलती मुझसे हुई है, ऐसी गलती मैं आज के बाद कभी नहीं करूँगा। इस घर में 2 हिस्से थे, एक मेरा और एक मेरे भाई का हिस्सा, जिसकी हकदार तुम हो। मैं कोर्ट में जाकर अपने भाई का हिस्सा तुम्हारे नाम करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती हो तो हम लोग भी इस घर में नहीं रहेंगे, हम भी इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ रुक जाओ। मेरी जेठानी ने कहा कि इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है प्रीति, तुम इनको माफ़ कर दो। उनकी तरफ से मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, तुम यहीं पर रहो, ये तुम्हारा घर है। मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा तो बच्चे भी कहने लगे, माँ ताऊ जी को माफ़ कर दो, आगे से वो कभी ऐसा नहीं करेंगे और प्लीज़ यहाँ से कहीं मत जाओ, ये हमारा घर है। फिलहाल सब लोगों की बात सुनने के बाद मैं रुक गई थी। मेरे जेठ बिल्कुल सुधर गए, क्योंकि उनकी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी। गांव के लोगों ने भी उनकी बहुत बेइज्जती की थी। अब अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने मेरे पति का हिस्सा मेरे नाम करवा दिया था और अब वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगे थे। उन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया था और अब हम लोग खुशी खुशी अपने उसी गांव में रह रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।